छात्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब कैसे होंगे? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा, वो होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंसी पर। कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होते हैं, उसके हल होने की क्या-क्या शर्तें हैं, उसको आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़ा से समझें। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा, तब तक हम दुनिया के किसी भी हिसाब को मतलब इससे जुड़ा हुआ रैखिक समीकरण से जुड़ा हुआ किसी भी हिसाब को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएँगे या उनके सॉल्यूशन के होने के बारे में हम नहीं बता पाएँगे। ठीक है? तो हमने क्या किया है कि रैखिक समीकरण का युग्म जो है, उस युग्म को हमने यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में दिखा दिया है। ठीक है? समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है? हम यहाँ क्या करते हैं कि जो y है, y के गुणांक को हम लोग बराबर करते हैं। किसके गुणांक को? y के गुणांक को। y का गुणांक अगर देखेंगे तो यहाँ y के साथ फर्स्ट समीकरण में क्या है? b1 है और यहाँ दूसरा समीकरण में क्या है? b2 है। तो हम क्या करते हैं b2 को समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं, तो हमको यहाँ b1 इंटू b2 मिल जाएगा, y का गुणांक। और b1 को हम क्या करते हैं समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं। तो लिखा हमने समीकरण 1 में b2 एवं समीकरण 2 में b1 से गुणा करने पर। ठीक है? आइए गुणा करते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पे संकेत में दिखा सकते हैं। हम समीकरण 1 में b2 से गुणा कर लेते हैं और समीकरण 2 में b1 से कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष में जितने पद हैं सबके साथ b2 गुणा होगा और दाहिने पक्ष में जितने हैं उनके साथ क्या होगा? b2 गुणा होगा। ठीक है? b2 से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा a1 गुणा b2 इंटू x प्लस b1 गुणा b2 इंटू y प्लस b2 इंटू c1 बराबर b2 गुणा 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण तीसरा। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे चलते हैं। समीकरण 2 को हमने क्या किया है? b1 से गुणा किया, तो b1 से जैसे हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा a2 गुणा b1 इंटू x प्लस ये b1 जो है पहला पद से गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, तो यहाँ b1 इंटू b2 इंटू y प्लस b1 इंटू c2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2 और समीकरण 4। ठीक है? हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में जो है y का जो गुणांक है वो क्या है? मेरा बराबर है और दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 3 में 2 को घटा देते हैं। घटाने पर, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है? मतलब समीकरण 3 में हम क्या करते हैं? समीकरण 4 को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो घटने वाला जो पद है उनका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y का जो टर्म्स है वो प्लस में है और नीचे वाला समीकरण में जो y का टर्म्स है वो नेगेटिव में है। दोनों क्या है? समान है, अपोजिट है। कहने का मतलब आप देखते होंगे कि +4 में अगर -4 घटाते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। एक जो राशि है वो प्लस में है और दूसरा राशि क्या है? माइनस है। अपोजिट से है, दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है? जब जब भी कभी दो समान पद आपस में क्या होता है? विपरीत चिन्ह के साथ रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जैसे a अगर प्लस है और फिर a माइनस है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर एक -5 है और एक +5 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। है ना? क्यों? क्योंकि असमान चिन्ह में क्रिया हमेशा क्या होती है? घटती है। जब विपरीत चिन्ह वाला कोई पद होता है और दोनों क्या होते हैं? समान वैल्यू में होते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ उतारिए कि ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये प्लस में ये माइनस है, तो मैंने प्लस वाला पद को पहले लिखते हैं। a1 गुना b2 इंटू एक्स माइनस a2 गुना b1 इंटू एक्स। ठीक है? अब इसका यहाँ आइए, ये भी प्लस है, प्लस b2 गुना c1 माइनस b1 गुना c2 बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं दोनों से मेरा क्या हो गया? x कॉमन आ जाएगा। हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा a1 गुना b2 माइनस a2 गुना
B1, इन दोनों पदों को क्या करते हैं, हम उधर भेज देते हैं। तो ये माइनस वाला टर्म जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, B1 गुना C2 प्लस जो है, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब राइट साइड जब पक्ष चेंज होगा, मतलब बाया साइड से जब दाहिना साइड किसी पद को लेके जाएंगे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। ये जो ट्रांसपोजिशन रूल्स है, मतलब पक्षांतर का जो नियम है कि जब भी कोई समीकरण या व्यंजक में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई पद जाता है तो उसके चिन्ह में बदलाव होता है। ठीक है, तो ये प्लस जब इधर माइनस जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस B2 इंटू C1। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं एक्स के साथ मेरा क्या, ये टोटल गुना है, इनको सबको क्या करते हैं, हम उधर भेज देते हैं। तो मेरा यहाँ जो है एक्स का वैल्यू मेरा आसानी से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, B1 गुना C2 माइनस B2 गुना C1 बटे हो जाएगा A1 गुना B2 माइनस A2 गुना B1। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, जिस प्रकार का काम हम क्या किए, y के कोफिशिएंट को बराबर करके किए, उसी प्रकार का काम एक बार और करना है, वह x के कोफिशिएंट को बराबर करना है। किसके कोफिशिएंट को, x के। तो जब हम x का गुणांक को बराबर करेंगे तो x में देखते हैं पहला समीकरण में यहाँ a1 है और यहाँ दूसरा समीकरण में a2 है। कहने का मतलब पहला समीकरण में a2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दूसरा समीकरण का x का गुणांक को बराबर करने के लिए इनका जो a1 है वह दूसरे समीकरण में मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब दोनों का जो गुणांक है एक दूसरे के विपरीत उल्टा करके क्या कर देंगे, गुणांक कर देंगे। जो मतलब जो दूसरे समीकरण में गुणांक है उसको पहला में गुणा करेंगे, जो पहले में गुणांक है उसको दूसरा में कर देंगे। इस प्रकार जो है x वाला जो टर्म है, ये x वाला टर्म, इनका गुणांक आपस में बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो ये पद क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y वाला टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया था, तो मेरा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो है सिमिलरली इसी प्रकार से जो है मेरा y का वैल्यू आएगा। क्या आएगा y का वैल्यू, तो y बराबर आ जाएगा आपका A2 गुना C1 माइनस A1 गुना C2 बाय A1 गुना B2 माइनस E2 गुना B1। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है ये है ना, डिनोमिनेटर जिसको हम लोग हिंदी में हर बोलते हैं, दोनों का हर क्या है, सेम है। ठीक है, और सारा जो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, इसका जो हल का जो शर्त है वह इसी पर निर्भर करेगा। तो चलते हम लोग एक एक कंडीशन पर बारीकी से हल करते समझते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन यह है कि अगर हम इनको देखें तो पहला मेरा जो कंडीशन आएगा, कंडीशन पहला। ठीक है, आप अगर पहला कंडीशन को देख रहे हैं तो क्या आएगा कि यदि A1 गुना B2 माइनस A1 गुना B2 माइनस A2 गुना B1 बराबर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो A1 बटे A2। कहने का मतलब यहाँ जो A2 है, जब ये टर्म उधर जाएगा हम निकाल के दिखा देंगे, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। अब सर ये कैसे हुआ, तो हम यहाँ आपको थोड़ा सा रफ करके दिखा देते हैं। रफ क्या कि A1 गुना B2 माइनस A2 गुना B1 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण हो गया। इस माइनस को जब उधर लेके जाएंगे तो A1 गुना B2, ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 के साथ जुड़ जाएगा, तो A2 इंटू B1। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं, जो गुना है A2, A वाला टर्म को एक तरफ और B वाला टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ गुना है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यह A1 के साथ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और उधर बच जाएगा B1, यहाँ है B2 गुना, तो इधर आएगा तो वो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अगर ये क्या हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ A1 और A2 जो है वह x का क्या है, गुणांक है, B1 और B2 जो है y का गुणांक है। अगर A1 A2 का गुणांक और B1 B2 का गुणांक क्या है, बराबर नहीं है, तो इस शर्त पर x और y का केवल एक वैल्यू आएगा। कहने का मतलब ये हो गया
कि x और y जो है एक वैल्यू होगा, हल समुच्चय होगा, एक हल होगा। ठीक है, कहने का मतलब x का कोई वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए अल्फा, y का वैल्यू मान लीजिए बीटा, तो यहाँ जो अल्फा और बीटा होगा ये जो है इस समीकरण का क्या होगा, हल समुच्चय होगा, एक यूनिक हल होगा। ठीक है, ये पहला शर्त है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इस शर्त पर होगा जिसमें रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इस शर्त पर जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होगी, कहने का मतलब किसी एक बिंदु पर वो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो पहला शर्त ये हुआ कि अगर क्या हो जाए कि a1 और a2, a1 बाय a2 का अनुपात b1 बाय b2 का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर ना हो, तो इस शर्त पर जो समीकरण का हल होगा वो क्या होगा, x और y का एक यूनिक हल होगा। x और y का एक ऐसा वैल्यू होगा जो दिए गए रैखिक समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये पहला शर्त है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला शर्त की ओर चलते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 2 क्या है, यहां से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बाउंड्री तैयार कर लेते हैं, है ना। कंडीशन नंबर मेरा 2 क्या है कि यदि a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1 का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो, क्या हो, 0 के बराबर हो, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा। ठीक है, यहां हमने देखा था एक चीज, अगर जैसे नॉट इक्वल टू है मतलब बराबर 0 नहीं है, अगर ये बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो a1 का अनुपात a का जो अनुपात है, मतलब x के गुणांक का जो अनुपात है और y के जो गुणांक का अनुपात है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब बराबर 0 हो। तो आप इस शर्त पे देखिए कि अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो x और y का जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड होगा तो कब अनडिफाइंड होगा और कब डिफाइंड होगा, तो वो अगले पोजीशन पर फिर निर्भर करेगा। ठीक है, यहां देख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे होगा जिसमें जिसमें समीकरण हल की दो संभावनाएं व्यक्त होगी। क्या क्या होगा, तो संभावनाएं, पहला कौन सी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि यदि C1 का वैल्यू क्या हो, K इंटू C2 हो, क्या हो जाए, K इंटू C2, K कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अनुपातिक वैल्यू है, मतलब C1 बाय C2 का, C2 हो तो 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 क्या होगा, यदि C1 इक्वल टू K इंटू C2 हो और मतलब तथा A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू क्या हो, K हो, तो A1 का वैल्यू हो जाएगा, A1 का वैल्यू हो जाएगा K इंटू A2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू A2, B1 का जो वैल्यू हो जाएगा कोमा, B1 का वैल्यू हो जाएगा K इंटू B2। ठीक है, इतना होगा। इन सभी मानों को, इन सभी मानों को
समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, रखने पर। कहने का मतलब ये हो गया A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू और C1 का वैल्यू कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। ये जो मेरा समीकरण 1 था, ठीक है, यहां जो मेरा समीकरण 1 है, ये जो समीकरण है, ठीक, तो रखिए। तो समीकरण 1 को एक बार उतार लीजिए, A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। ओ सॉरी, यहाँ पे C1 होगा, C2 नहीं होगा। पहला समीकरण तो पहला में सब में 1 कोफिशिएंट होता है, 1 ऑर्डर के रूप में माना जाता है। तो रखिए, तो A1 का वैल्यू हम रखते हैं K इंटू A2, K इंटू A2 इंटू एक्स प्लस B1 का वैल्यू हो जाएगा K इंटू B2 इंटू वाई प्लस C1 का वैल्यू है K इंटू C2 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। यहां देख रहे हैं K सभी से क्या है, कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा K जो है सभी पदों में क्या है, गुना है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो K कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा मेरा A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं K यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो जब भी 0 के साथ K डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बाय K 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 0 को K से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा वहां से कहानी K का खत्म हो गया। B2 इंटू वाई प्लस C2 बराबर 0। जरा इसको देखिए गौर से, ये समीकरण 2 है। कहने का मतलब ये हो गया A1 और A1 B1 और C1 का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखने पर हमें कौन सा समीकरण मिल जाता है, समीकरण 2 मिल जाता है। अर्थात जब A1 B1 एवं C1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अर्थात दोनों समीकरण, दोनों रैखिक युग्म समीकरण एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। क्या है, आश्रित है, आइडेंटिकल है। दोनों समीकरण जो है एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। मतलब कि हम पहले समीकरण से जो है, मतलब कि पहले समीकरण से जो है हम पहले समीकरण से हम दूसरे समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका रिवर्स भी क्या होगा, सही होगा, इसका विलोम भी क्या होगा, सही होगा। तो हम समीकरण 2 से जो है समीकरण 1 को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, समझ मतलब यहां तक समझ गए होंगे। तो जब अब यहां तक आप समझ गए तो कहने का मतलब यह हो गया कि जब दोनों समीकरण एक दूसरे पर आश्रित है तो इसका मतलब इसका जो रैखिक इसका जब हम आलेख खींचेंगे, जो एक सरल लेखा होगा जो ग्राफ को दिखाएगा, एक सरल लेखा जो ग्राफ को दिखाएगा, इसका जो सरल लेखा होगा दोनों क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे से सट कर होगा, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होगा, जिसको हम लोग संपाती कहते हैं, है ना, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। कोइंसिडेंट मतलब संपाती रेखा होगा। दोनों समीकरण का जो रेखा होगा वह एक दूसरे के क्या होगा, संपाती होगा, और एक दूसरे को हर एक बिंदु पर टच करेगा, स्पर्श करेगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि x और y का जो वैल्यू है वह अपरिमित रूप से अनेक होगा, अनंत होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह हो गया, अर्थात समीकरण का अनुपातिक रूप जो होगा वो क्या होगा, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, यहाँ दिख रहा है पहले भी, है ना। और यहाँ से अगर हम K निकालेंगे तो ये A2 जो इंटू में है, सॉरी कहाँ कहाँ गया, यहाँ जो C2 इंटू में है K के साथ, ये इसको इधर भेजेंगे तो C1 बाय C2 बराबर क्या हो जाएगा, K।
तो के यहाँ भी दोनों का अनुपात का वैल्यू क्या है, के है, यहाँ भी C1 और C2 का अनुपात का वैल्यू क्या जाएगा, के। तो तीनों का अनुपातिक वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। अर्थात समीकरण का जो अनुपातिक का रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना होगा, जिसका हल अपरिमित रूप से अनंत या अनेक होगा, से अनेक होगा, ठीक है। ये दूसरे शर्त का क्या है, पहली संभावना है कि यदि क्या हो जाए, C1 का जो वैल्यू है वह K इंटू C2 हो जाए, क्या हो जाए, K इंटू C2 हो जाए, है ना। और यहां से A1 का वैल्यू K इंटू A2 और B1 का वैल्यू K इंटू B2 हो जाए, तो हमें फर्स्ट समीकरण से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमें मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया, दोनों समीकरण एक दूसरे के क्या है, आश्रित है, निर्भर करता है। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों समीकरण का हल, दोनों समीकरण जो है अनंत हल को दर्शाएगा। दूसरी संभावना क्या है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका हमें काम नहीं है, तो हम इसको हटाते हैं और दूसरी संभावना पर हम लोग चलते हैं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर करें और हमें बहुत ही सपोर्ट करें, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और आप समूह तक जो है एक साधारण सी भाषा में मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, और उस पर जो बेसिस हिसाब होगा, जो प्रश्न होंगे, उनके सॉल्यूशन को हम आप तक आसानी से पहुंचाएंगे, ठीक है। तीसरी, इसकी दूसरी जो संभावना ही है, दूसरी जो संभावना है वो क्या है, जैसे हमने क्या किया, C1 इक्वल टू क्या लिया, के इंटू C2 लिया है, तो यहां हम क्या करते हैं, संभावना 2 की बात करते हैं हम, कि यदि क्या हो जाए, C1 का वैल्यू क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू के इंटू C2 हो, तो, है ना, नॉट इक्वल टू C2 हो, तो नहीं सॉरी, यदि क्या हो जाए, C1 नॉट इक्वल टू के इंटू C2 हो, एवं A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर K तो तो इस अवस्था में रेखिक समीकरण का हल, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम देख लिए कि अगर C1 का वैल्यू क्या हो जाए, K इंटू C2 हो जाए, तो उस अवस्था में दोनों समीकरण की जो ग्राफिकल मीनिंग होता है, जो सरल रेखा होता है, वह एक दूसरे के संपाती होता है। अर्थात पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं, तो दूसरे समीकरण से हम पहले समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब यह बराबर नहीं होगा, मतलब C1 का वैल्यू K इंटू C2 नहीं होगा, तो इस अवस्था में हम पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो है, समीकरण का हल जो है, कोई हल नहीं होगा, होगा जिसमें गुणांकों का अनुपातिक रूप जो होगा, अनुपातिक रूप, है ना, प्रोपोर्शनल फॉर्म या रेशनल फॉर्म बोल सकते हैं आप, जो अनुपातिक रूप होगा वो हो जाएगा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, लेकिन K के वैल्यू के बराबर क्या होगा, C1 बाय C2 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे C1 बाय C2।
होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग जो है मुख्यतः दो कंडीशंस देखे। पहले कंडीशन पे हमें ये मिला कि समीकरण का जो हल होता है वह यूनिक होता है, अनंत यूनिक मतलब होता है केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। दूसरे कंडीशन में हमने दो संभावना देखा कि पहले संभावना में यह व्यक्त देखा कि अगर अनुपातिक वैल्यू क्या हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, तो उस अवस्था में समीकरण का हल अनंत होता है, अनेक होता है। रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, रेखा एक दूसरे को स्पर्श करेगा, हर एक जगह स्पर्श करेगा, टच करेगा, है ना। दूसरे संभावना में हमने ये देखा कि जो मतलब समीकरण का जो अनुपातिक वैल्यू है वह जो है इस प्रकार का है कि उसका कोई हल नहीं होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। कहने का मतलब जब समीकरण का हल नहीं होता है तो दोनों समीकरण जो है एक दूसरे के विरोधी है, इनकंसिस्टेंट है ना। और उस समीकरणों को हम लोग जो है विरोधी समीकरण कहते हैं। तो हमने देखा कि दो शर्त ऐसे थे जहां समीकरण का हल है अर्थात उसकी कंसिस्टेंसी है, और एक कंडीशन हमने ऐसा देखा जहां उनका कोई हल नहीं है, इनकंसिस्टेंस है वो। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष देखते हैं उसका जो कंक्लूजन है पूरे जो इस थ्योरी का, तो क्या है। तो पहला निष्कर्ष ये देखा हमको कि पहला निष्कर्ष ये दिखा हमको कि यदि जो है a1 बाय a2 बराबर नहीं होता है b1 बाय b2 के, है ना, b1 बाय b2 के, यदि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल संगत कोमा प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब ऐसे लिख सकते हैं एवं एवं रेखाएं एवं रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कहने का मतलब कि दोनों समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं किसी ना किसी बिंदु पर क्या करेगा, वह प्रतिच्छेद करेगा। लेट भी पहले समीकरण के समीकरण को हम m मान लेते हैं, दूसरे समीकरण के ग्राफ को हम m मान लेते हैं। तो किसी पॉइंट पर वो क्या करेगा, कट करेगा, और यहाँ पे इनके हल को हमने मान लिया अल्फा कोमा बीटा। तो ये जो अल्फा है वो x का वैल्यू को दर्शाएगा और ये जो बीटा है वो y का वैल्यू को दर्शाएगा। तो x का जो वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला वो हमने बैक दिखा दिया है शुरुआत में ही, y का जो फॉर्मूला है निकालने का वो हमने बैक दिखा दिया है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये आ गया, दूसरा कंडीशन ये आ गया कि यदि क्या हो a1 बाय a2 बराबर क्या हो जाए b1 बाय b2, b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो तो इस ग्राफ का हमें कोई जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, रैखिक समीकरण का हल जो होगा, का हल संगत होगा, लेकिन कैसा होगा, अनंत होगा। इसका हल कैसा होगा, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक होगा। संगत एवं रेखाएं जो होगी वह संपाती होगी, संपाती होती है या होंगे। ठीक है, तीसरा हमने शर्त क्या देखा कि यदि अनुपातिक जो वैल्यू है a1 बाय a2 बराबर क्या हो जाए b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो रैखिक समीकरण
युग्म का हल असंगत 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 का मतलब होगा कि यहां पर इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो मैनी सॉल्यूशन, नो मैनी सॉल्यूशन। असंगत एवं रेखाएं समांतर, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, एवं रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, या होती है। इस प्रकार से जो है इस पूरे जो कॉन्सेप्ट का जो निष्कर्ष निकला है, पहला कंडीशन जिसमें अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे संगत का मतलब हो गया अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसका मतलब हो गया केवल एक हल, यही है। ठीक है, यहाँ संगत का मतलब हो जाता है अद्वितीय हल। तो अगर ये कंडीशन है तो समीकरण का हल क्या होगा, संगत होगा, अद्वितीय होगा, और रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर तीनों अनुपातिक वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है, तो हल संगत होगा, लेकिन हल कैसा होगा, अनंत होगा। एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा, और रेखाएं इनका क्या होगा, समपाती होगा, है ना, कोइंसिडेंट होगा, लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगा। तीसरा कंडीशन ये हुआ कि अगर अनुपातिक वैल्यू ऐसा है तो रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। असंगत का मतलब होगा उस समीकरण में कोई हल नहीं होगा, जिसकी रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और ये रेखाएं जो है एक दूसरे का विरोधी होने का संकेत देता है। ठीक है, इस प्रकार से इस थ्योरी को हमने क्या किया, बारीकी से देखा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।